दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जब एक खिलाड़ी जब वो क्रिकेट के मैदान में नहीं और सियासत के मैदान में खेलता है तो क्या उसकी वो जो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है वो बनी रहती है या खेल के जो गेम्स हैं वो अलग अलग हैं? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों बड़े ही अनसर्टेन हैं। इनका मालूम नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप बेशक 4 बढ़िया इनिंग्स में बैटिंग कर लीजिए, सेंचुरी बना लीजिए, लोग कहेंगे 5वीं में बनाएगा क्या, और एक आउटर एज लगता है, गेंद लो रह जाती है, आप आउट हो जाते हैं 0 पर। तो चुनाव का भी वही है, 5 साल अच्छा काम कर लीजिए आप, उसके बाद कुछ ऐसी कहानी कोई गढ़ दी जाती है, मढ़ दी जाती है कि आप कई बार शिकस्त खा जाते हैं। लेकिन मैंने बचपन से पैदा नहीं हुआ तब से मेरे पिताजी राजनीति में थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पाँव में गोली खाई उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए। तो एक गरीब किसान परिवार से थे, तो उनसे बहुत ही मूल्यों में हम लोगों ने सीखा। हम 3 भाई हैं, हमारे पर और हमारे परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। सबसे बड़े भाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आँखों के डॉक्टर हैं। दूसरे स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे। वो भी बहुत मशहूर है, जी हाँ, यशोवर्धन जी। यशोवर्धन आज़ाद हाँ। जी, काफ़ी टेलीविज़न पर आप देखते रहते होंगे। उनको डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो बनना था, लेकिन राजनीति के कारण से नहीं बन पाए। और तीसरा मैं हूँ, और जिस समय मेरे पिताजी ने कभी एनकरेज नहीं किया हमें से किसी को राजनीति में आने के लिए। तो वो तो कांग्रेस में थे, फर्स्ट जो पार्लियामेंट थी उसके यंगेस्ट मेंबर थे। और जब मैं बीजेपी में गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, कहा तुम गद्दारों की पार्टी में जा रहे हो। इन लोगों के कारण ही मुझे पाँव में गोली लगी, इन लोगों ने मुखबरी की अंग्रेज़ों की। ये लोग कभी नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। लेकिन उस समय मैं अंधा था। मैंने इतिहास तो किया, मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा यहीं पास में वहाँ पढ़ा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा, पढ़ा लिखा था, लेकिन इतनी बढ़िया से ब्रेन वॉश हो गया था। मैं गया, मैं इनके साथ रहा, और फिर मैंने कार्य देखा करते हुए कैसे बीजेपी आरएसएस काम करती है। मुझे सुहाया नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जब मैंने अरुण जेटली के 400 करोड़ के, स्वर्गीय अरुण जेटली, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, 400 करोड़ का घोटाला था, मेरे कागज़ नहीं थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे। एक बाथरूम बनाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए लगे थे। आप सोचिए, आरटीआईज थी, सब कुछ था। मैं उनके पास गया, आपने कहा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं, अमित के पास जाओ। अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, मैं उनके पास गया। अनेकों चीज़ कही गई कि मंत्रालय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें मेरा सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है, आपने कहा पिताजी ने कहा कि तुम क्यों अंधे हो गए। मैं कहती हूँ कि 25-26 साल, इतना वक्त लगा आपको एक बिल्कुल वक्त लगा, बिल्कुल वक्त लगा। सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। लेकिन शाम तो नहीं, ये तो बहुत रात हो गई। बहुत लंबी रात हो गई, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। और उसके बाद गलतियाँ इंसान से होती हैं, सब करते हैं। मान लेना में बड़प्पन है, न कि कहना नहीं जी नहीं मैं तो ये था या वो था। जो चीज़ है वो गलत थी, वो गलत थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं देखिए कहाँ पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला था। 2014 में इन्होंने, मैं 15 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। निकालने से पहले मैंने ही छोड़ दिया। मैंने कहा मैं एमपी रहूं या ना रहूं, मैं 1983 वर्ल्ड कप का विनर तो रहूंगा ना। वो चीज़ तो मुझसे कोई नहीं उठा सकता। वो वर्ल्ड कप जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के जीते थे, हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे, और ईसाई में रॉजर बिनी थे। किसी ने तो हिस्सा नहीं मांगा, नहीं तो कब 4 बार काटना पड़ता। तो यह जो तोड़ जोड़ थी ना, मेरे मन में कुड़ास बड़ी होती थी इन लोगों के बीच में। तो वो हिंदुस्तान याद आता है आपको? बिल्कुल आता है, वो बहुत अच्छे से याद आता है। मेरे पिताजी की वो कहानियाँ, कैसे पाँव पर गोली लगी, कैसे वो जेल गए, उन सभी चीज़ों को सोचता हूँ तो ग्लानि होती है कि 25 साल में इनके साथ रहा। इसमें आपको, अगर मैं दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए 25 साल तो एक उम्र का एक बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल, एक जवानी इंसान जवानी का पूरा हिस्सा। आप 90 के दशक में ही चले गए थे अपनी क्रिकेटिंग करियर के फौरन 93 बाद। मैं एमएलए 93 बना यहाँ पे, जहाँ बैठी यहाँ से हाँ, एमएलए था। बिल्कुल गोल मार्केट का पूरा जो हाँ, एरिया है। 93 से एमएलए था, 99 में एमपी बन गया। तो उसके कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको उस वक्त भी, जब आप पार्टी के साथ थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में पार्टी के साथ हो, और मैं आपको ये भी, दर्शकों को भी ये बात याद है कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं थी उस वक्त, तो वो अटल वाजपेयी बिहारी साहब वाजपेयी की जी हाँ, पार्टी थी। उनकी पार्टी थी। जी हाँ, बिल्कुल पार्टी थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबों को समाहित करके लेके चलते थे। उनका एक था कार्य कि भाई एक राइट विंग जो होता है वो असर उसके अंदर था, लेकिन जो दूसरे लोग बैठे थे उनके एक्चुअली आईक्यू बड़ा कम था। सिर्फ सिस्टम ही बंधा हिंदू मुसलमान पे था, और मुझे बड़ा ही अजीब सी घुटन होती थी। मेरे बेस्ट दोस्त मुसलमान माइनॉरिटी में से, मेरे 10 बेस्ट दोस्त सिखों में से हैं, क्रिश्चियन से हैं। हम लोग इकट्ठे साथ में खेले हैं, एक जूठे गिलास से पानी पिया हुआ है। कभी जीवन में ऐसा सोचा नहीं। तो वो 10-12 साल के बाद ही वो बड़ा अजीब सा, जब यह दूसरे लोग आते थे, संघ के आते थे और उस तरह की बातें करते थे, और फिर मुझे पिताजी की बातें याद आती थी। वो 10-12 साल मैंने कैसे गुजारे मैं जानता हूँ। और फिर गुजरात लॉबी आ गई पूरी। अब बिल्कुल आ गए।
तकलीफ होती थी आपको? नहीं, क्योंकि अगर आप अभी भी बीजेपी के नेता होते तो सांप्रदायिक बयान दे रहे होते। मैं कभी, आप मुझे कभी उठा के देख लीजिए, फिर एक बार पार्टी भी। में रह नहीं पाते आप अगर नहीं देते तो यही तो एक घुटन ये भी तो थी, मुझसे कहते थे, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मुझसे अनेकों बार प्रयास किया जाता था कि मैं कुछ न कुछ करूं कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसे सांप्रदायिक काम में जा ही नहीं सकता। आप मेरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, 1999 से लेके 2019 तक मैं दरभंगा में सांसद रहा, एक भी राइट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, या किसी को, हिंदू मुसलमान ने किसी को लाठी मार दी या कुछ कर दिया, वो कुछ नहीं हुआ, न होने दिया। फिर कांग्रेस में भी आप रहे कुछ महीने, वो आपका तजुर्बा कैसा था? बहुत ही बेकार था। मैं तो ये सोच कर गया था कि मेरे पिताजी ने इतनी सेवा की, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको खास करके चुन करके किया था, सबसे कम उम्र के पहले संसद के एमपी थे वो। उसके बाद वो इंदिरा जी के साथ कैबिनेट में रहे, राजीव जी के साथ कैबिनेट में रहे, फिर चीफ मिनिस्टर बन करके गए। तो मैंने कहा मैं आया हूँ यहाँ छोड़कर, इधर नेशनल पार्टी में आया हूँ, तो जो कर्ज है वो तो अदा कर दूँ, जो सुबह का बोला शाम को घर आया है, कुछ हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि कुछ उतना खास था नहीं, ग्रास रूट पर कोई काम नहीं, और मैं काम करना चाहता था। मुझे कहा गया कि दरभंगा से मुझे सीट मिलेगी, दरभंगा से मुझे मिली नहीं, मुझे धनबाद भेज दिया, मैं जाना नहीं चाहता था, वहाँ से बुरी तरीके से हार के आया। नहीं मिली। उसके बाद मैं वापस आया, तो उसके बाद दीदी मुझे 99 में, जब मैं पहली बार 99 में एमपी बनकर आया था, तो रेल मंत्री थी, और उनसे मेरी मुलाकात 84 में ही हुई थी, जब वो सोमनाथ चैटर्जी को हरा कर आई थी। पापा उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। फिर 91 में वो मिनिस्टर बनी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की, तो तब दीदी से मुलाकात हुई। तो वो बड़ी बहन की तरह ही थी। इससे पहले मैं आऊँ टीएमसी की तरफ, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, तो वो दीदी ने वहाँ 99 में जब मुझे इतने सालों बाद मिली, तो डांटा और कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ, तुम आसनसोल से लड़ो 2004 में, तुम्हारा पार्टी हार जाएगा, नहीं बचेगा। तो एनीवेज वो सब हुआ, तो वो मुझे फिर कहाँ था पड़ा हुआ, मुझे लेकर आई। तो मैं आज सब कुछ उनको बोलता हूँ कि उन्होंने उस रिश्ते को याद रखा और ले जा करके बंगाल में लड़ाया और जिताया। लेकिन देर हुई अंधेर नहीं हुई, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी पे बात करती हूँ, फिर आती हूँ टीएमसी पर, फिर हम चुनाव की बात भी करेंगे। कांग्रेस पे बात करना टाइम वेस्ट करना है। आपके लंबे जीवन के बारे में बात करेंगे। ये बताइए, राहुल गांधी को आपने जो भी खिड़की आपको मिली जरा सी, उस खिड़की में झांक के गांधी परिवार और राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आप? परिवार तो बहुत अच्छा है। अच्छा। सोनिया जी तो बहुत ही अच्छी लेडी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। प्रियंका से भी एक बार भेंट हुई, काफ़ी उनमें धैर्य है बातों को सुनने का। राहुल जी से भी अनेकों बार बात हुई, लेकिन थोड़ा धैर्य खूब बैठते हैं, और जो कंसंट्रेशन लेवल रहना चाहिए उस समय था। अब तो खैर देखता हूँ काफ़ी कुछ बदलाव उनमें आया है, लेकिन जब मैं उस समय मिला था तो वही परिस्थिति थी। और मुझसे हाँ कहा गया, दरभंगा दिया गया, धनबाद, तो डी में ही फंसा रह गया। पहले दिल्ली में था, फिर दरभंगा में था, फिर धनबाद चला गया, अब दुर्गापुर में हूँ, वर्धमान दुर्गापुर। कुछ तो रिश्ता है पुराना। ऐसा कुछ डी से है। लेकिन कुछ बदले हैं राहुल गांधी? नहीं, आजकल मैं जो देखता हूँ काफ़ी बदलाव तो है, उनके भाषणों में काफ़ी कुछ मैच्योरिटी दिखती है, अच्छी बात है। ऑल्ट न्यूज़ ने एक सर्वे किया है, 2025 में सबसे ज़्यादा जो फेक खबरें फैलाई गई, उनमें सबसे ज़्यादा जो राहुल गांधी का डिमोनाइजेशन या दैत्यकरण किया गया, उनमें सबसे ज़्यादा राहुल गांधी हैं। 61% जो है उनके खिलाफ ये सारी फेक खबरें थी जो भाजपा ने फैलाई हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिन रात उसकी छवि को कुचलने और ख़त्म करने की कोशिश होती है, फिर भी व्यक्ति उठ खड़ा होता है और कहता है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दूंगा। आप ममता बनर्जी के खिलाफ कितना किया है? जो लीडर इनको खतरा लगता है, ये बेसिकली चाहते हैं कि रीजनल पार्टियां अगर बनी है तो बनी रहें, वहां हम जीत सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेंट्रल कोई फोर्स सामने नहीं आना चाहिए मोदी के। तो दिखाते हैं मोदी के सामने कौन? राहुल गांधी। ये क्यों नहीं बताते ममता बनर्जी? जरा दिखाओ। रेड मारती है ईडी सबके यहाँ पे, उन्होंने ईडी पे रेड मार दी। हाँ, मैं उस बारे में बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में जो लोग उन्हें नजदीक से जानते हैं वो कहते हैं कि काफी हद तक एक तरह की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज उनके अंदर भी हैं। शायद ये बहुत ही गलत है आपकी बात। मैं आपको बताऊं कि अभी जो नेशनल प्रोफाइल के आपके एमपीज हैं, उनमें मान लेते हैं महुआ मोइत्रा हैं, मशहूर हैं बहुत, आप हैं बहुत मशहूर हैं, डेरेक ओब्रायन को हम कह सकते हैं। तो ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी शोहरत पूरी राष्ट्रीय स्तर की है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोहरत है। उसके अलावा दीदी किसी का कद नहीं बढ़ने देती, ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। तो फिर ऐसे में ये नए नए लोग कहाँ से ऊपर सामने आते हैं? ये शाइनी घोष कहाँ से आई? अगर कद नहीं बढ़ने देगी तो वो आगे कैसे आई? उसको इतने अवसर बोलने के क्यों दिए जाते हैं? जून माल्या है, वो भी तो आई है, एमएलए थी, एमपी बनी, उनको बोलने का अवसर, इन लोगों को बोलने का अवसर क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि इनका कद बढ़े, लोग जाने समझें
इनको अवसर मिले और आगे के लिए तैयार हो सकें। मैंने कितनी बार देखा, मैं तो खुद देखा है कि उनके एज अ सीएम आप उनके घर जाइए, वो खुद आपके आके प्लेट में खाना जो है वो परोसती हैं। हाँ, ये भी शोहरत है उनकी, ये भी शोहरत है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो सिर्फ वही बोल सकते हैं, आप जो दीदी चाहेंगी कि आप बोलें। बिल्कुल नहीं, अगर आप उनके सामने सही बात बोल रहे हैं, अगर आप उनके सामने सही तथ्यों को रख रहे हैं, वह उसका सम्मान करती है। अगर आप गलत बोलेंगे तो फिर आपको बोलने नहीं देंगे, वो तो साफ बात है, कैरेक्टर है उनका, सादगी में रहना। एक बार मैं हमारे इलेक्शन में ही उनका चप्पल टूट गया, वो हवाई चप्पल में जाती है, वो चप्पल में से वो निकल नहीं जाता है, वो निकल गया तो उन्होंने पिल मंगाया कहीं से, किसी से, और लगा दिया। किसी लेडी ने पिल दिया, उस पिन को लगा दिया, उसको पहन के फिर चलने लगी। आप देखिए, सादा सादा जीवन है, मिजाज, सादा रहती है, और अगर स्ट्रांग है तो है। व्हाई शुड अ लीडर बी स्ट्रांग? नॉट स्ट्रांग लाइक नरेंद्र मोदी। हाँ, मैं वही कह रही थी कि स्ट्रांग का मतलब ये ना हो कि तानाशाही आपके अंदर आ जाए।